students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss one important concept. It is nothing but the Newton's law of gravitation, which is also called as an universal gravitational law. लोअर क्लासेस में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, ओके और जितना आपको पता है इस लॉ के बारे में, उसके बेसिस पे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. एक ये रिजिड सपोर्ट है. देयर आर टू स्ट्रिंग्स. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग. ओके, इस स्ट्रिंग को एक मास हमने अटैच कर दिया, हैविंग द मास m1. देयर इज अनदर स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग को हमने दूसरा मास अटैच कर दिया, हैविंग द मास m2. Let us imagine that the value of m1 it is equals to 100 kilogram. The value of m2 it is equals to 150 kilogram. These two masses are separated by a small distance. Let's imagine that it is equals to 10 centimeter. 10 centimeter is a separation distance between these two. इन दोनों में का separation distance कितना है? 10 centimeter है. और ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, लेट अस इमेजिन दैट ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमने दो मासेस लिए. फर्स्ट मास है 100 kg, सेकंड मास है 150 किलोग्राम. ओके, इन दोनों को हमने सेपरेट किया, हैविंग द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. अब इस लॉ के बारे में आपको जितना पता है, उसी के बेसिस में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्या इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्ट होगा? आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे घर पे, तो क्या आपको इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करना चाहिए, और वो जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए. m1 उसी टाइम पे m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा और वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. ओके, अब दोनों बॉडीज एक में के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन. अगर दोनों बॉडीज एक में के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन होना चाहिए. ओके, एज वी नो दैट देयर इज वन वेल नोन इक्वेशन, F is equals to m into a. What is F? Force. What is m? Mass. What is a? Acceleration. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है. अब देखिए, इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए. अब इस बॉडी का अगर एक्सेलरेशन होता है, तो ये बॉडी पहले रेस्ट पोजीशन पे था, अब वो मोशन में आएगा. और सेम इसके साथ भी होगा उसी तरह, क्योंकि ये बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा. अब दोनों बॉडीज एक में की तरफ मूव करेंगे. ओके, अब अगर एक में की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस कम होना चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेपरेशन डिस्टेंस कम होना चाहिए. लेकिन रियलिटी में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट अर्थ के सरफेस के ऊपर करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं दिखता. ये जो भी डिस्टेंस है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम नहीं होता. अब आप बोलेंगे कि जो भी फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज वेरी वेरी लेस. ओके, मैं आपके साथ एग्री हूँ, वो फोर्स बहुत कम है, लेकिन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. अगर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए. ओके, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना ही चाहिए, भले ही वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत 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 कम है, लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है. ओके, ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे थे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए. क्या एक्सेलरेशन कितना भी कम रहा, तो इतने सालों में तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम होना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा होता है? द आंसर इज दैट नो. हमें रियलिटी में ऐसा नहीं दिखता. ओके, हमें
ये डिस्टेंस कम होते हुए नहीं दिखता है, इसका मतलब है इन दोनों का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। ये हमारे कंक्लूजन्स है। अर्थ के सरफेस पे हमें इन दोनों में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत है? द आंसर इज दैट नो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही है। ओके, यहाँ पे इन दोनों में तो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, दोनों मासेस में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ अर्थ आल्सो। अर्थ है, ओके, अर्थ के प्रेजेंस में, अर्थ के प्रेजेंस में इन दोनों में फोर्स तो एग्जर्ट हो रहा है। अब फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, एक्सेलरेशन अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखिए, जब इन दोनों एक में के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त और एक फोर्स जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे, ऑटोमेटिकली मीन्स किसी और रीजन से वहाँ पे डेवलप हो रहा है और इन फोर्सेस को वो कैंसिल कर रहा है। अब वो फोर्स कौन सा होगा? अब आप कहेंगे कि अर्थ इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसकी वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स। एट द सेम टाइम इस बॉडी के ऊपर भी अर्थ एक फोर्स क्रिएट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सही है, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये फोर्स भले ही बहुत कम है लेकिन ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता होगा इसका डिस्कशन हम आखिर में करने वाले हैं। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता होगा तब तक आप सोच सकते हो। अब हमें डिस्कस करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरे कंसेप्चुअली। ओके, सो जैसे कि हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने कहाँ से थिंकिंग चालू किया, यानी कौन सा इंसिडेंट ऐसा हुआ था। जैसे कि वो अपने बगीचे में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एप्पल्स जो भी है पेड़ से अलग अलग होके वो नीचे सरफेस की तरफ गिर रहा है। उन्होंने केयरफुली उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अर्थ की वजह से हर एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली दैट बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ओके, क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। अब उस फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उन सबको उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने मून का जो भी मोशन है उसको भी ऑब्जर्व किया। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द अर्थ। ओके, द मून इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, मून इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, दिस इज द मून। ओके, तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किया जो भी मून का यहाँ पे मोशन हो रहा है, ये मोशन किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? एक फोर्स जो अर्थ इस मून के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ मून के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस फोर्स के कारण इस मून का सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए यहाँ पे एक एक्सेलरेशन उसको नेसेसरी होता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मिल रहा है, तो उस मून का जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू Vm² अपॉन Rm। Now here, what is the A suffix m? It is nothing but the acceleration of that moon, which is nothing but the centripetal acceleration. This Vm, it is nothing but the velocity of that moon at that instant. उसका जो भी velocity होगा वो velocity. What is this Rm? It is nothing but the radius of that orbit in which moon is revolving. देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन को एग्जैक्टली कहाँ से उन्होंने ये लॉ दिया था? उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए, ओके, जो चीज़ें यहाँ पे अगर हम छोड़ते हैं तो उनमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके बाद मून का जो भी
एक्सेलरेशन हो रहा है, इन सभी का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया था। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ द मून। जब न्यूटन ने सोचा कि मून जो भी रिवॉल्व हो रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, उसके लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू Vm² अपॉन Rm, where Rm is nothing but the radius of that orbit in which moon is revolving and Vm is nothing but the velocity of that moon. ओके इस वेलोसिटी ऑफ दैट मून को हम लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज नथिंग बट द स्पीड विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, इट इज इक्वल्स टू 2πRm। दिस इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम वो लेगा, दैट इज नथिंग बट द टाइम पीरियड। So this speed is equals to distance upon time. ओके तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू Vm की जगह पे ये होगा, इसका स्क्वायर हम करेंगे। सो 4π² Rm, एक Rm कैंसिल हो जाएगा अपॉन T²। ओके दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मून। अब यहाँ पे देखिए, जिस वक्त न्यूटन ये लॉ दे रहे थे 1665, उस वक्त इस ऑर्बिट का जो भी रेडियस है इसका वैल्यू नोन था। उसके बाद जो भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम भी नोन था। उस वक्त दो चीज़ें नोन थी। सो Rm इट इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁻10 मीटर। दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ये नोन था, उस वक्त पता था। उसके बाद टाइम पीरियड जो भी है इट इज अराउंड 27.3 डेज, ये भी पता था। ओके इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ऑलरेडी मीटर में है। इन दोनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके पाई की वैल्यू पता है, Rm की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करने वाले, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करके। तो ये सभी डालने के बाद, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ऑफ दैट मून मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दैट मून हमें मिलेगा। अब इसके बेसिस पे और जो भी एक्सेलरेशन हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे जो कितने डिस्टेंस पे, Rm इतने डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर से। तो ये डिस्टेंस पे हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। उसके बाद न्यूटन ने ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट किया है कि अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर कोई चीज़ें जिनके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर मैं इस चीज़ को फेंक देता हूँ तो इसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक्सेलरेशन उन्होंने ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट किया। जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया यहाँ पे एक्सेलरेशन, हम उसको अब फिलहाल नाम दे देंगे, इट इज नथिंग बट द स्मॉल g। ओके स्मॉल g इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Am इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द मून एट दिस पॉइंट। अब ये डिस्टेंस जो भी है ये Rm है, और ये जो भी डिस्टेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको हम Re कहेंगे। इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उनको ये दिखा कि ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है और ये एक्सेलरेशन बहुत कम है, और इन दोनों का जो भी रेशो है, दैट रेशो इट इज इक्वल्स टू G अपॉन A, इट इज इक्वल्स टू 3600 अराउंड। यानी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द अर्थ, ओके अर्थ के फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ द मून, इन दोनों का जो भी रेशियो है, इट इज अराउंड 3600, यानी G 3600 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द A। तो इसके बेसिस पे न्यूटन ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द अर्थ, दैट एक्सेलरेशन इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कम है, कितना है Re, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इट इज नथिंग बट द Rm। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उस अर्थ की वजह से उस बॉडी में क्रिएट होने वाला जो भी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू
कम हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम। अब एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स के ऊपर। तो इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन ने फाइंड आउट किया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी अर्थ की वजह से जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट हो रहा है, दैट फोर्स इट इज कॉल्ड एज एन ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस। लेकिन उन्होंने जब केयरफुली ऑब्जर्व किया, उनको ये देखा कि दिस फोर्स ड्यू टू द अर्थ इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, इट इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये सही बैठ रहा था। तो उनका एक कंक्लूजन निकला कि अर्थ की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और उनको ये भी दिखा दैट फोर्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं मून, तो अर्थ का मास कितना है, मून का मास कितना है, इन दोनों के बेसिस पे ये फोर्स डिपेंड था। तो उनको ये दिखा दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ द मून। ओके, सो ये उनके फाइनल कंक्लूजन थे। जो भी न्यूटन्स के कंक्लूजन थे, जो भी फोर्स दो मासेस के बेस में एग्जर्ट हो रहा है, एक मास हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा मास हम मून कंसिडर कर रहे हैं, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दैट फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो इसके बेसिस पे न्यूटन ने जो भी लॉ दिया है वो लॉ अब हम देखने वाले हैं। ये था उनका थिंकिंग, जो भी चालू हुआ था न्यूटन का। उन्होंने जो भी लॉ दिया है, जो अभी हम देखने वाले हैं, वो उसका ओरिजिन ये था। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद उन्होंने एक लॉ दिया। अब वो लॉ जो भी है हम एक जनरल ऑब्जेक्ट्स के लिए कंसिडर करने वाले हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body. Okay, every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर मैं फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ जिसका सेंटर ये है, सेकंड बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ जिसका सेंटर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम r कंसिडर करते हैं, दिस r इज नथिंग बट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज। m1 इज नथिंग बट द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 इज नथिंग बट द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्सर्ट between these two bodies, it is directly proportional to the product of their masses, and this force it is inversely proportional to the square of the distance between them. मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body in the universe exert an attractive force on other bodies, okay, which is directly proportional to, with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आया। उन्होंने पूरे ऑब्जर्व करने के बाद एक यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया न्यूटन ने। तो जो भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया वो कांस्टेंट है कैपिटल जी। ओके, तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, दिस इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m1 m2 upon r². So this is nothing but the mathematical statement of Newton's law of gravitation. The force exerted between the two objects, it is equals to capital G m1 m2 upon r². What is the m1? It is the mass of the first object. What is m2? It is the mass of the second object. And दोनों में का distance जो भी है वो है r. This is nothing but the constant, which is called as an ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थ्योरेटिकल वैल्यू दिया था, वो वैल्यू है, जी की वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू 6.67
इंटू 10⁻⁻11। ओके, और उसका यूनिट क्या होना चाहिए? अगर g का यूनिट हम यहाँ पे निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू, g का यूनिट इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, सो यहाँ पे f का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर का स्क्वायर अपॉन मास का यूनिट है kg, kg इंटू kg स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द यूनिट of this g, which is equals to Newton meter square upon kg square। ओके, ये जो भी वैल्यू दिया था न्यूटन ने, ये ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी दिया था। न्यूटन ने लॉ देने के बाद आफ्टर 90 ईयर्स, नियर अबाउट 90 to 92 ईयर्स लेटर, कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम टॉर्शनल रोटेशन या टॉर्शनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, टॉर्शनल बैलेंस। ओके, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैवेंडिश ने जब वैल्यू दिया तो वो वैल्यू एग्जैक्ट प्रैक्टिकली मैच हो रहा था। यानी जी की वैल्यू थियोरेटिकली किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रैक्टिकली जी की वैल्यू किसने फाइंड आउट किया? कैवेंडिश ने। ओके, कैवेंडिश ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, जो टॉर्शनल बैलेंस का एक्सपेरिमेंट है, उसके बेसिस पे ये वैल्यू दिया था। ओके, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये होगा जी के बारे में डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक लॉ है विच इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल लॉ। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल लॉ? बिकॉज इट कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर। मासेस कितने भी छोटी मासेस है, ओके, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जिनका मास बहुत कम होता है, उन दोनों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। अगर हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, मून कंसिडर कर रहे हैं, उन दोनों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर होगा। अगर हम सन कंसिडर कर रहे हैं, उसके अराउंड में रोटेट होने वाले प्लैनेट्स, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। यानी ये जो भी लॉ है, ओके, ये लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ मासेस कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, लेकिन ये लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा या ओबे होगा। ओके, सो देयरफॉर दिस लॉ इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल लॉ। अब थोड़ा इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखने से पहले यहाँ पे F रिप्रेजेंट द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू। m1 is the mass of the first body, m2 is the mass of the second body, r is nothing but the separation distance between these two। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम r की वैल्यू को आधा करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ओके, पहले r था सेपरेशन डिस्टेंस, उसको अगर हमने r/2 किया, अगर इन दोनों मासेस के बीच में का डिस्टेंस अगर हमने आधा कर दिया, तो फोर्स कितने टाइम्स चेंज होगा? तो यहाँ पे देखिए, r की जगह पे r/2 आएगा। ओके, r/2 का स्क्वायर यानी r²/4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ना चाहिए? 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए। जब आप डिस्टेंस को कम करोगे दो मासेस के बीच में, तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो फोर्स की वैल्यू कम होगा। सेकेंडली, इन दोनों में से किसी भी मास की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो, कीपिंग r कांस्टेंट, ओके, सेपरेशन डिस्टेंस कांस्टेंट रख के अगर हम मासेस को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ओके, अब हमें देखना है वेक्टर फॉर्म्स। इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी फोर्स m1 बॉडी के ऊपर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द m2, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on m1 due to m2, that force is having the direction this one। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो m1 के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ओके, m1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू द m2, that force it is represented by like this one। At the same time, force exerted on a m2 due to the m1, it is represented like this one। This is the F21। सो जो पहले हम लिख रहे हैं उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है सेकंड बॉडी के ऊपर, किसके वजह से? फर्स्ट बॉडी के ऊपर, सॉरी फर्स्ट बॉडी की वजह से। यहाँ पे
फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू द सेकंड बॉडी। ओके, सो ये जो भी है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बॉडी से हम सेकंड बॉडी की तरफ मूव हो रहे हैं। सो ये डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, इट इज इक्वल टू r12। और ये जो भी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट द r21। सो सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ आ रहे हैं। सो यहाँ से लेके ये जो भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर, इट इज नथिंग बट द r21, ये r12। सो यहाँ पे देखिए 4 वेक्टर्स आ गए। What is this F12 represent? It is a force exerted on a first body due to the second one. This one is nothing but the force exerted on a second body due to the first one. और ये R12 distance और ये R21 along with directions. अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे लिख सकते हैं? सो F12 it is equals to force exerted on a first body due to the second, it is equals to minus capital G m1 m2 upon, ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इट इज r स्क्वायर इंटू r21 कैप। ओके, सो दिस r21 कैप, it is nothing but the unit vector, it is a unit vector along this direction, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, अब ये जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है हमें F12 का, लेकिन उसका माइनस यानी निगेटिव अगर हम करते हैं तो ये डायरेक्शन होगा। उसी तरह यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? और इट इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन, ये जो भी था दिस इज द यूनिट वेक्टर, इट रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन। ओके, अगर मुझे यहाँ पे पूरा वेक्टर लिखना है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, r स्क्वायर इंटू r इंटू r21 कैप। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो भी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा और वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे कैप है इसके सर के ऊपर, ये बाहर है। ओके, दिस इज द कंप्लीट वेक्टर विच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे r स्क्वायर r, तो ये r क्यूब हो जाएगा। सो आपको ये फॉर्मूलेस याद रखना है। ओके, उसी तरह F21 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r12 कैप। अब इन दोनों में के जो भी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड, दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। एंड ये वाला फोर्स है किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? सेकंड बॉडी के ऊपर। कौन एक्ट कर रहा है? फर्स्ट बॉडी। तो ये जो भी प्रोसेस है, दोनों बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो जिसको हम कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो भी है वो यहाँ पे ओबे हो रहा है। ओके, सो दिस इज द F12, दिस इज द F21। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो F21 इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। सो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो ये एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये फोर्सेस जो भी है ये एक में के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमें ये फॉर्मूला देता है, यानी फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, एट द सेम टाइम फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज G? इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है।
ओके अब इसका डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस भी यहाँ पे बता देते हैं. सो डायमेंशन इज नथिंग बट द इट इज द m-1 L3T-2. ओके दिस इज द डायमेंशंस ऑफ दिस G और जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द यूनिट. ओके अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टीज है इस ग्रेविटेशन लॉ के वो है इट इज नथिंग बट द न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे फॉलो ओबे कर रहा है. वो वहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर एग्जिस्ट हो रहा है. सेकंड पॉइंट इट इज नथिंग बट द दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स क्रिएट होगा ये इंपॉर्टेंट है. दो पार्टिकल्स अगर मासेस है दिस इज अ m1 दिस इज अ m2 इनके बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे. उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे. लेकिन अगर एक पार्टिकल है कोई तो ऑब्जेक्ट और दूसरा अगर अर्थ कंसिडर करते हैं हम ओके दूसरा अगर हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो अर्थ और ये दूसरा ऑब्जेक्ट तो अर्थ की वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्पेशल नाम देने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटी. ओके अगर दो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स क्रिएट होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे. लेकिन अगर अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा इसके बाद हम उसको सिर्फ ग्रेविटी कहेंगे या ग्रेविटी फोर्स कहेंगे. ग्रेविटी फोर्स जब आएगा उसका मतलब है अर्थ की वजह से उस बॉडी पे फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी मीन्स अर्थ की वजह से उस बॉडी में एक्सर्ट होने वाला फोर्स लाइक दैट वन. तो ये एक होगा. द फर्स्ट पॉइंट दिस इज ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट इज नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? उस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है ओके उस फोर्स की वजह से हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की. ओके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर अर्थ है तो अर्थ की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी. तो वो जो भी फोर्स है उस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होगा ओके अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ कुछ हाइट तक. अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस इज द अर्थ सरफेस अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के मुझे यहाँ तक लाना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. ओके जो भी वर्क डन हो रहा है यहाँ पे अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट दिस ग्रेविटी तो वो वर्क डन if it is not depends on the path if that work done is not depends on the path then that type of force it is called as an conservative force. For example अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मान के चलिए दिस इज अ अर्थ सरफेस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओके पहले यहाँ पे था यहाँ से मुझे उसको यहाँ तक लाना पड़ा कुछ हाइट के ऊपर लेके जाना पड़ा. तो ये जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहा था मान के चलिए उस वक्त एनर्जी मुझे लगा दैट एनर्जी क्यों वर्क डन करना पड़ा इट इज इक्वल टू 100 जूल. अब उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पाथ से लेके जाता हूँ लेकिन यहाँ से फाइनली मुझे वहीं पे लेके जाना है लेकिन पाथ कैसा है ऐसा ओके अगर मुझे यहाँ से पहले यहाँ पे लेके गया 100 जूल अब यहाँ से मुझे ऐसे करते हुए यहीं तक लाया अगर 100 जूल इतना ही वर्क डन लगता है तो उस फोर्स जो भी फोर्स इसके ऊपर क्रिएट हो रहा था अभी तक तो उस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन यहाँ पे हो रहा है दैट वर्क डन इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट अगर है इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ. अगर किसी को लगता है कि मुझे इस बॉडी को ऐसे शिफ्ट करना है ऐसे ऐसे लेके ऐसे या फाइनली यही पे लाना है ओके लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड ना होते हुए अगर फाइनल जो भी वर्क डन लग रहा है यहाँ पे टोटल वर्क डन रिजल्टेंट वर्क डन अगर वो कांस्टेंट है तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इट इज कॉल्ड एन कंजर्वेटिव और ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. अगर मैं मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाना है जितना एनर्जी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मुझे किसी
कैसे भी मैं इसको रोटेट करके कुछ भी करके यहाँ तक लाता हूँ तो मुझे उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के मैं अगेंस्ट काम कर रहा था, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड वन, ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स मीन्स व्हाट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज द अर्थ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इट इज अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अगर इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये स्मॉल बॉडी इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा ये इसके सेंटर के अलोंग होगा, यानी अलोंग द लाइन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। देयरफॉर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नथिंग बट द सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव होगा, सेंट्रल होगा। थर्ड वन, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ओके, फोर्थ वन, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ओके, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में किस टाइप का फोर्स एग्जर्ट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एट द सेम टाइम वहां पे और एक फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो वीक फोर्स है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन दोनों से ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो जो भी नेचुरल फोर्सेस है उनमें सबसे वीक कौन सा है? इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मास पता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज पता है, चार्ज के बेसिस पे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं और इन चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो भी मास है इलेक्ट्रॉन्स का, उनके बेसिस पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, चार्जेस की वजह से कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मासेस की वजह से इन दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल्स टू अराउंड 10⁻43, यानी आप इसके बेसिस पे एक इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स कितना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है ये आपको पता चलेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा और कौन सा फोर्स है? यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन रिलेटेड विद दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले जो हमने देखा था, अगर दो बॉडीज है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन दोनों में जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ओके, दैट फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन रियलिटी में दिखता क्या? नहीं दिखता। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता होगा? तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है लाइक दिस वन, ये स्ट्रिंग है, ओके, तो जब इन दोनों में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? इन दिस स्ट्रिंग टेंशन क्रिएट होगा। अब अगर थोड़ा भी फोर्स इधर एक्ट होता है तो ये थोड़ा जो भी है इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा ये वाला स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होगा। अब इस स्ट्रिंग के जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस वन, इसके दो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इट इज इन दिस डायरेक्शन, सेकंड कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये वाला बहुत ज़्यादा है, ये किसको बैलेंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। और ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में। लेकिन ये वाला इसकी वैल्यू बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इन दोनों में इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, लेकिन जब तक बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस होने के बाद वो एज इट इज रहेंगे, उन दोनों में का डिस्टेंस कम नहीं होगा। अगर ये फोर्स नहीं होता, अगर अर्थ वहाँ पे नहीं होता, ओके, तो इन दोनों में 100% फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए, और ये कहाँ पे हो सकता है? स्पेस में हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये फॉर्मूला मेनली याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स,
gravitational constant, which is called as an universal gravitational constant, which is equals to 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, सो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन. ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है. ओके, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, ये वीक फोर्स है. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. हम डिस्कस करेंगे हाउ what is the acceleration due to gravity, how it vary along the altitude, along the depth. Okay, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.